जेल में कैदियों के अस्पताल के बिस्तर पर कोमे की हालत में बेसुध लेटा हुआ शख्स कोई आम कैदी ना था, बल्कि धोखेबाजी का बादशाह और जेल से फरार का माहिर स्टीफन जे रसल था। वो शख्स जो माजी में कई मर्तबा फ्रॉड के इल्जामात में गिरफ्तार हुआ और जेल से फरार होने के हैरान कुन जराइम का मुर्तकिब रहा, लेकिन इस वक्त वो एड्स के मोहलिक मर्ज की आखिरी और इंतहाई खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका था। स्टीफन जे रसल ने कोमे में जाने से कबल जेल हुकाम से दरख्वास्त की थी कि उसे जेल से बाहर किसी हेल्थ केयर सेंटर में इलाज की इजाजत दे दी जाए। उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर जेल इंतजामिया ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली, मगर नाज़रीन, कैनेडी शहर के हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के लिए मुंतकिल किए जाने के बाद यही एड्स के मर्ज की वजह से नीम मुर्दा नजर आने वाला कैदी अचानक फरार हो गया। नाज़रीन, स्टीफन जे रसल कौन था? उसने फ्रॉड की दुनिया में कदम कैसे रखा? उसके धोखाधड़ी के तरीके इतने मुनफरिद और हैरान कुन कैसे थे? और सबसे बढ़कर स्टीफन जे रसल 4 मरतबा जेल से कैसे फरार हुआ? और आखिरकार उसकी जिंदगी का अंजाम क्या हुआ? ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की इस दिलचस्प अनमोल कहानी में। नाज़रीन, अगर आप हमारे YouTube चैनल अनमोल कहानी को पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। नाज़रीन, स्टीफन जे रसल 1957 में शुमाली कैरोलिना में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश के बाद उसके हकीकी वालिदैन में अलहदगी हो गई और फिर कुछ अरसे के बाद जब वो बहुत छोटा था तो उसे एक खानदान ने अडॉप्ट कर लिया और उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। ये खानदान स्टीवन से बहुत प्यार करता था और इसे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन स्टीवन को बचपन से ही ये एहसास रहता था कि वो किसी और तर्ज का इंसान है। उसे अपने हकीकी वालिदैन की कुर्बत ना मिलने का भी गम था और वो अपनी शख्सियत के अंदर छुपे तूफान से बेचैन रहता था। जवानी में स्टीफन की शादी भी हुई, मगर उसकी अपनी बीवी से इस बात पर शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि उसकी बीवी को इंकशाफ हुआ कि स्टीफन जे रसल गे यानी हम जिन्स परस्त है। अपनी बीवी, जिससे उसकी 2 बरस की बेटी भी थी, के साथ अलहदगी के बाद स्टीफन मजीद तन्हाई का शिकार हो गया। दूसरा बड़ा धचका उसे यूं लगा कि 1990 के अवाइल में जब वो एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था तो उसके सख्त गीर बॉस ने बगैर किसी अहम वजह के स्टीफन को नौकरी से निकाल दिया। स्टीफन के लिए इस तरह नौकरी से बरतरफ होना बहुत बड़ा सान्या था क्योंकि वो अपनी नौकरी के दौरान बहुत अच्छे तरीके से काम सरंजाम दे रहा था। इस वाक़े के बाद वो काफी बदल गया और उसने कुछ हटकर करने की ठान ली। दर हकीकत वो वाकई किसी और तर्ज का शख्स था जो जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता था जो अलग हो। शख्सियत के एतबार से स्टीफन बहुत ज़हीन और तख्लीकी सलाहियतों का मालिक शख्स था। वो देखने में काफी खूबसूरत इंसान था और उसकी बातचीत का अंदाज दूसरों को बहुत जल्द मुतासिर कर देता था। लेकिन स्टीफन की इन तमाम खसूसियात के बावजूद उसने अपनी इन सलाहियतों को अच्छे कामों के बजाय गलत तरीकों से जिंदगी गुजारने पर सर्फ करना शुरू कर दिया, जिसकी तफसील हम आपको आज की इस अनमोल कहानी में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, स्टीफन अपनी जहानत की बदौलत लोगों और समाजी हालात को बखूबी समझता था, लेकिन स्टीवन ने अपनी इस मुनफरिद सलाहियत का गलत फायदा उठाते हुए धोखे और फ्रॉड का रास्ता इख्तियार कर लिया। इब्तिदा में उसने छोटे पैमाने पर इंश्योरेंस कंपनी को निशाना बनाया और मुख्तलिफ कार हादसात का ड्रामा रचाकर इंश्योरेंस की रकम हासिल कर ली। ये हादसात कभी कभी इंतहाई खतरनाक भी हो जाते थे, लेकिन स्टीवन पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ताहम 1992 में उसकी इंश्योरेंस से मुतल्लिक एक जालसाजी की कार्रवाई पकड़ी गई और उसे कानून की गिरफ्त में ले लिया गया। स्टीवन पहली मर्तबा गिरफ्तार होकर जेल गया। स्टीवन को इंश्योरेंस फ्रॉड में मुलविस पाए जाने की बुनियाद पर 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। ताहम कैद की जिंदगी उसे कबूल ना थी। जेल आने के पहले ही हफ्ते में उसने जेल से फरार होने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। स्टीवन ने जेल के गार्ड्स और दीगर अमले के रोजमर्रा के कामों और मामूलात को बहुत गौर से नोट कर रखा था।
اس نے خاص طور پر ان کارکنوں پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی جو جیل کے لباس کے بجائے عام لباس پہنتے تھے اور ہاتھ میں ریڈیو فون لیے پھرتے تھے۔ دراصل یہ جیل میں تعینات عارضی ملازمین تھے جن کا تعلق پولیس کے بجائے سول سوسائٹی سے تھا۔ سٹیون نے نوٹ کیا کہ یہ سول ورکرز جیل کے گارڈ کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے پر دستک دیتے ہیں تو گارڈ انہیں بغیر کسی سوال کے باہر جانے دیتا ہے۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر سٹیون نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی اس طرح کا لباس اور ریڈیو فون حاصل کر لے تو وہ بھی گارڈ کو بے وقوف بنا کر جیل سے فرار ہو سکتا ہے۔ اس نے جیل سے باہر اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس سے یہ سامان منگوا لیا، یعنی ایک عام لباس اور ریڈیو فون۔ جب سٹیون کے پاس یہ سامان پہنچ گیا تو اس نے موقع کا انتظار کیا اور یوں ایک دن مناسب وقت پر اس نے خود کو جیل کے سول ورکر کے بھیس میں بدل لیا اور ریڈیو فون استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ سول ورکرز کرتے ہیں، گارڈ کو اشارہ دے کر جیل کے مرکزی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ سٹیون کا جیل سے فرار کا پہلا واقعہ تھا۔ اس جرأت مندانہ فرار کے بعد اس نے اپنی نئی شناخت اختیار کی اور سیکیورٹی کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے ریاست فلوریڈا منتقل ہو گیا، جہاں وہ 1992 سے 1994 تک 2 سال مفرور رہا۔ لیکن فلوریڈا میں انشورنس چیک کی ایک جعلسازی کرتے ہوئے قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقاتی اداروں کو جب معلوم ہوا کہ وہ جیل سے فرار ہونے والا ایک مفرور ملزم ہے تو سٹیون نے خود کو پھر سے قید کے گہرے بھنور میں دھنستے ہوئے محسوس کیا۔ چنانچہ اسے واپس ہیوسٹن ٹیکساس کی جیل میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس مرتبہ سٹیون نے کسی ایڈونچر کے بجائے ٹھنڈے دماغ کا استعمال کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سٹیون کی سزا 1 برس کی رہ گئی تھی، چنانچہ اس نے یہ سزا آرام سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیل سے رہائی کے بعد سٹیون نے ایک گروسری شاپ میں نوکری شروع کر دی، لیکن گروسری شاپ کی سخت نوکری، کم تنخواہ اور ہر وقت گاہکوں اور کولیگز کی باتوں سے سٹیون دل ہی دل میں تنگ تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ بڑا کرنے کا آئیڈیا مچلنے لگا۔ وہ اس معمولی ملازمت کے بجائے پرآسائش زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اخبار کا ایک اشتہار اس کے اگلے ایڈونچر کا سبب بن گیا۔ اخبار میں نوکری کا اشتہار تھا جس کے مطابق امریکہ کی سب سے بڑی اور مشہور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں میں سے ایک میں فائنینشیل مینیجر کے طور پر کام کرنے کی ملازمت آفر کی گئی تھی۔ سٹیون کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اس شعبے سے متعلق کوئی تعلیمی اسناد یا کام کا تجربہ نہ تھا۔ تاہم یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ تھی کہ سٹیون جسے عبور ہی نہ کر سکے۔ لہٰذا سٹیون نے اس جاب سے متعلق تمام جعلی ڈاکومنٹس جیسا کہ اپنا سی وی بنایا، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تیار کیے اور متعلقہ شعبے میں کام کے تجربات اور سرٹیفکیٹس بھی جعلی طریقے سے تیار کر ڈالے۔ سٹیون بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف تمام جعلی ڈاکومنٹس تیار کر لیے بلکہ اس شعبے سے متعلق انٹرویو کی تیاری کے لیے کتابیں بھی پڑھ لیں۔ ہیلتھ انشورنس اور فائنینشیل معاملات سے متعلق ساری تفصیلات زبانی یاد کر لیں تاکہ دوران انٹرویو کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انٹرویو کے دوران سٹیون سے جو سوالات کیے گئے اس نے نہایت مہارت اور کانفیڈنس سے ان کے جوابات دے کر انٹرویو کرنے والوں کو متاثر کر ڈالا۔ انٹرویو کے دوران سٹیون سے متعلقہ اداروں میں ریفرنس کا بھی پوچھا گیا تو سٹیون نے اس سے متعلق بھی تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے 3 کمپنیوں کے ریفرنس فون نمبرز دے دیے جو کہ دراصل جعلی تھے، یعنی کہ سٹیون نے ایسے نمبرز ریفرنس کے طور پر انٹرویو پینل کو دے دیے جو کہ کال فارورڈنگ نمبرز تھے اور جن پر کال کیے جانے پر کال سٹیون ہی ریسیو کرتا تھا۔ چنانچہ کالز آنے پر سٹیون نے مختلف انداز گفتگو کے ذریعے ریفرنس ادارے کے نمائندے کے طور پر جوابات دیے اور سٹیون کے متعلق پازیٹیو رسپانس دے کر انٹرویو کرنے والوں کا اعتماد سٹیون پر بڑھا دیا۔ چنانچہ کمپنی نے سٹیون کو سب سے مناسب کینڈیڈیٹ سمجھ کر فائنینشیل مینیجر کی نوکری دے ڈالی۔ سٹیون نے نوکری حاصل کرنے کے بعد ایک بڑا فراڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس مرتبہ وہ اسی کمپنی کے اکاؤنٹ سے متعلق کچھ ایڈونچر کرنا چاہ رہا تھا جدھر اسے نوکری ملی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی ایک احمقانہ حرکت نے
اسے بے نقاب کر دیا۔ اس نے کم شرح سود کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو ری فائنینس کرنے کی غلطی کر ڈالی۔ جس بینک سے اسٹیون نے ری فائنینسنگ کروانی تھی، اس بینک ملازم نے جانچ پڑتال کے دوران اسٹیون کے اکاؤنٹ سے کافی مقدار میں رقوم کی ٹرانسفر کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ شخص اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کر رہا ہے اور کہاں ٹرانسفر۔ رقم کا سراغ لگانے کے بعد اس نے ہیلتھ کیئر انشورنس کمپنی کو اطلاع کر دی جہاں اسٹیون جاب کر رہا تھا۔ جب یہ خبر کمپنی کے CEO تک پہنچی تو سینئر ایگزیکٹوز کے ہمراہ انہوں نے اپنے فائنینشیل ریکارڈز کا جائزہ لیا اور کمپنی کے اندر اسٹیون کی طرف سے کی گئی رقوم کی منتقلی میں مشکوک سرگرمیوں کا پتہ لگا لیا۔ جیسے جیسے تحقیقات سامنے آئیں، سچائی اندھیرے میں سے روشنی کی طرح نظر آ گئی۔ کمپنی کی انتظامیہ جلد ہی سمجھ گئی کہ ادھر نوکری کرنے والا اسٹیون جے رسل دراصل ایک دھوکے باز اور سابقہ مجرم ہے جو ابھی بھی پیرول پر جیل سے رہائی انجوائے کر رہا ہے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور چند ہی لمحوں میں ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ افراتفری ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اسٹیون جے رسل نے سامنے سے آتے طوفان سے بچنے کا فیصلہ کر لیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اس سے قبل کہ اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے۔ اسٹیون نے جلدی سے ATM کے ذریعے تقریباً $40,000 کیش نکلوا لیا، لیکن پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی، چنانچہ اسے پکڑ لیا گیا۔ اور ناظرین، ایک مرتبہ پھر اسٹیون جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس مرتبہ اس کی ضمانت کی رقم بہت زیادہ کر دی گئی، یعنی $9,50,000۔ اسٹیون کے لیے اتنی بڑی رقم کی ضمانت دینا اب ناممکن تھا کیونکہ اس کے تمام اکاؤنٹس منجمد تھے، اور دوسرا اس کے پاس ایسے اثاثے بھی نہ تھے کہ جن کو بیچ کر وہ اتنی بڑی رقم پوری کر سکے۔ لیکن اسٹیون باز آنے والا نہ تھا۔ اس کے شاطر دماغ نے پھر سے نئے نئے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیون نے اپنی قید کے دوسرے ہی مہینے ایک ترکیب سوچ لی اور جیل سے ہی ہیرس کاؤنٹی ریکارڈ آفس میں فون کیا، جدھر قیدیوں سے متعلق جیل ریکارڈز اور ان کے مقدمات کی تفصیلات موجود تھیں۔ ہیرس کاؤنٹی ریکارڈ آفس کی ایک خاتون آفیسر نے یہ فون کال اٹینڈ کی تو اسٹیون نے نہایت اعتماد اور ذہانت کے ساتھ اس جج چارلز ہیم کے انداز میں گفتگو کی کہ جس کے حکم پر اسٹیون کو اس مرتبہ جیل کی سزا کاٹنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ جج بن کر اسٹیون نے اس خاتون آفیسر کو حکم دیا کہ اس قیدی سے متعلق کچھ اپیلوں پر غور کرنے کے بعد میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کی ضمانت کی رقم $9,50,000 سے کم کر کے $45,000 کر دی جائے۔ جج کی بات سن کر خاتون آفیسر نے اس حکم پر عمل کر ڈالا اور ضمانت کی رقم $45,000 کر دی۔ دوسری جانب اسٹیون نے اگلی چال چلی۔ اس نے بے گناہ اور ضرورت مند قیدیوں کی قانونی مدد اور ضمانت کے لیے کام کرنے والی ایک NGO کو $45,000 رقم ادا کرنے کی اپیل کر دی، جو منظور بھی کر لی گئی، اور یوں اسٹیون نے چالاکی اور دھوکے سے ایک مرتبہ پھر خود کو جیل کی قید سے آزاد کروا لیا۔ اسٹیون فوری طور پر فلوریڈا منتقل ہو گیا۔ دوسری جانب جیل انتظامیہ اور پولیس کو چند ہفتوں کے دوران معلوم ہو گیا کہ اسٹیون نے دھوکے سے اپنی ضمانت کروائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسٹیون کی تلاش شروع کر دی اور اس دوران اسٹیون کا فون ٹریس کر لیا گیا، جو کہ فلوریڈا کے ایک ساحلی علاقے کے ایک ہوٹل کی لوکیشن بتا رہا تھا، اور پھر چھاپا مار کر اسٹیون کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس مرتبہ اسٹیون کو 40 برس قید کی سزا کے ساتھ ہیرس کاؤنٹی جیل کے بجائے ٹیکسس کی ایک انتہائی سیکیورٹی والی جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل کی انتظامیہ اب کافی محتاط ہو گئی تھی کہ اسٹیون پھر فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے عملے کو اسٹیون پر خاص نگاہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسٹیون بہت چالاک تھا، وہ جانتا تھا کہ اس مرتبہ جیل کے گارڈز اور انتظامیہ اس پر سخت نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اسٹیون نے بہت ہی اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیل کے قوانین کے تحت اپنی سزا کاٹنے لگا۔ 1-2 ماہ کے بعد تک جیل انتظامیہ کا اعتماد اسٹیون پر پھر سے بڑھ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ شاید اسٹیون اب سدھر چکا ہے اور مزید کسی بھی قسم کے دھوکے بازی یا فرار کی کوشش اب نہیں کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسٹیون جے رسل ان کی سوچ سے بھی آگے کے منصوبے تیار رکھتا ہے۔ اسٹیون نے جیل کے ماحول میں ایک بات نوٹ کر رکھی تھی کہ وہاں
मेडिकल के शोबे से वाबस्ता स्टाफ सब्ज रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं और वो किसी भी वक्त जेल में आते जाते रहते हैं। मेडिकल स्टाफ की सब्ज यूनिफॉर्म से ही स्टीवन को उसके अगले फरार का रास्ता मिल गया। चुनाचे उसने ये गौर करना शुरू कर दिया कि वो किस तरह मेडिकल स्टाफ जैसा सब्ज रंग का लिबास हासिल कर सकता है। इस भेस को हासिल करने के लिए स्टीफन जे रसल ने जेल के अंदर आर्ट की क्लासों से सब्ज रंग की स्याही वाले पेन इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इसके बाद उसने उनमें से सब्ज रंग की स्याही निकाली और उसे पानी में मिलाकर कपड़े रंगने का महलूल बना लिया। स्टीवन ने अपनी सफेद रंग की जेल वाली वर्दी को उस महलूल में डुबो दिया, जिससे उसका रंग बिल्कुल उस तरह से सब्ज हो गया जैसा कि मेडिकल स्टाफ की यूनिफॉर्म का था। यूं 13 दिसंबर 1996 को स्टीवन ने अपने नए मंसूबे पर अमल का फैसला कर लिया। वो दिन 4 बजे ही बेदार हो गया। नए रंगे गए सब्ज यूनिफॉर्म पर जेल की सफेद वर्दी पहनकर बाहर आ गया और मौका पाकर एक कोने में छुप गया। दोपहर के वक्त उसने अपनी सफेद वर्दी उतार दी और नीचे से सब्ज वर्दी के साथ कॉरिडोर में आ गया। वो चलते हुए बिल्कुल मेडिकल स्टाफ जैसा दिखाई देने लगा था। वो पुरएतमाद अंदाज के साथ चलते हुए मरकजी दरवाजे के गार्ड की जानिब पहुंचा, जिधर स्टीवन ने पहले से ऑब्जर्व कर रखा था कि उस मरकजी दरवाजे की खातून गार्ड हर वक्त फोन पर बिजी रहती है। चुनाचे उसने ऐन उस वक्त मरकजी दरवाजे पर जाकर दस्तक दी कि जब वो खातून गार्ड फोन पर किसी से बात कर रही थी। इशारे से मरकजी दरवाजा खोलने की इजाजत मांगने पर फोन करते हुए खातून गार्ड ने उसे बगैर किसी सवाल के इजाजत दे दी, क्योंकि वो स्टीवन को एक मेडिकल स्टाफ मेंबर समझ बैठी थी और स्टीवन जेल से बाहर आराम से निकलने में कामयाब हो गया। जेल से बाहर आकर स्टीवन को मालूम था कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। चुनाचे स्टीवन मेडिकल स्टाफ का रूप धार कर मुतादिद मकामात से लिफ्ट लेता हुआ जेल के इलाके से बहुत दूर निकल गया। स्टीवन की तीसरी मर्तबा धोखे और भेस बदलकर गार्ड्स को बेवकूफ बनाने पर कामयाब फरार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिलाकर रख दिया। चुनाचे इस मर्तबा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्टीवन को गर्दन से दबोचने के लिए स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के तजर्बाकार एजेंट टेरी कोप्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। टेरी कोप्स के लिए टास्क आसान ना था, क्योंकि वो जानता था कि स्टीवन जे रसल आम इंसानों से बहुत आगे की सोच रखता है और वो आवाज बदलने, भेस बदलने और सामने मौजूद लोगों को फौरी तौर पर बेवकूफ बनाने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। टेरी कोब्स ने स्टीवन जे रसल के गिर्द घेरा तंग करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तरतीब दे दी। स्पेशल टास्क फोर्स ने खोज लगानी शुरू की तो उन्हें मालूम हुआ कि स्टीवन जे रसल चंद दिनों में मुतादिद लोकेशंस और शहर बदल चुका है। वो ह्यूस्टन से होता हुआ कई शहर और कस्बों से गुजरकर मिसिसिपी जा पहुंचा था। इस दौरान स्टीवन ब्लॉक्सी नामी शहर पहुंच गया, जिधर उसने जुए के जरिए अच्छी खासी रकम जीत ली। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुखबरों को कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने स्टीवन को ब्लॉक्सी मिसिसिपी में देखा था। चुनाचे मकामी पुलिस एहलकारों और मुखबरों को स्टीवन की तस्वीर और तफसीलात पहुंचा दी गईं और यूं एक रोज अचानक स्टीवन राह चलते पुलिस एहलकारों की नजरों में आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्टीवन को एक मरतबा फिर टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस पहुंचा दिया गया, जिधर स्टीवन को 144 बरस की कैद की सजा सुनाई गई। इस मरतबा स्टीवन को इंतहाई खतरनाक कैदियों वाली जेल में कैद किया गया, जो कि हाई सिक्योरिटी यूनिट था और जिधर 24 घंटे गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरों के जरिए कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। इसके अलावा स्टीवन को पैरोल पर रिहाई की सहूलत भी खत्म कर दी गई, यानी अब वो सिर्फ कैद ही काट सकता था। लेकिन स्टीवन के चालाक ज़हन ने उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन यूनिट की आहनी दीवारों से निकलने का आइडिया सोचना शुरू कर दिया। चुनाचे चंद हफ्तों में ही स्टीवन ने एक हैरान कर देने वाला मंसूबा तैयार कर लिया। एक ऐसा मंसूबा जिस पर अमल के दौरान स्टीवन की जिंदगी मौत की वादियों के करीब जा सकती थी। स्टीवन ने कानूनी दस्तावेजात में देख लिया था कि उसे अब पैरोल पर जमानत या रिहाई नहीं मिल सकती, लेकिन उस दस्तावेज में एक ऐसा पॉइंट भी था जो स्टीवन के लिए जेल से फरार का रास्ता बन गया। वो पॉइंट ये था कि अगर कोई कैदी किसी भी किस्म की इंतहाई मोहलिक और दूसरे कैदियों को मुंतकिल होने वाली बीमारी में मुब्तला हो तो उसे इलाज के लिए पैरोल पर जेल के अस्पताल से बाहर किसी भी हेल्थ केयर सेंटर भेजा जा सकता है।
लिहाजा स्टीवन ने इसी बात का फायदा उठाकर खुद को जेल से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। स्टीवन ने इस सिलसिले में खुद को एड्स का मरीज जाहिर करने के लिए कई कई हफ्ते भूखे रहकर और उल्टियां करके अपनी जिस्सामत को इंतहाई कमजोर कर डाला। इस कमजोर जिस्सामत की वजह से उसका वजन बहुत गिर गया, आंखों के गिर्द स्याह हल्के आ गए और वो चलते हुए गिरकर बेहोश होने लगा। इस दौरान स्टीवन के मुतादिद मेडिकल टेस्ट लिए गए तो उसने जेल अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर को रिश्वत देकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में खुद को एड्स का मरीज साबित करवा दिया। मेडिकल रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट्स और स्टीवन की ज़ाहिरी हालत देखकर जेल इंतजामिया और अस्पताल का अमला परेशान हो गया। एड्स के मर्ज की वजह से अक्सर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स उससे दूर रहने लगे। स्टीवन इस हालत में 8 माह तक जेल अस्पताल के बेड पर पड़ा रहा। जेल और अस्पताल के अमले में ये बात फैल गई थी कि स्टीवन को एड्स है और वो जल्द ही मर जाएगा। स्टीवन को अब पैरोल पर जेल अस्पताल से बाहर किसी हेल्थ केयर सेंटर जाने की जल्दी थी, चुनांचे उसने अपनी दवाइयों की ओवरडोज ले ली। ये ओवरडोज का अमल इंतहाई रिस्की था और इससे स्टीवन की मौत भी वाक़ई हो सकती थी, लेकिन वो नीम, मदहोशी और कोमे की हालत में चला गया। स्टीवन को कोमे में जाता देखकर जेल अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे जेल से बाहर किसी हेल्थ केयर सेंटर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया और इसी सिलसिले में स्टीवन को पैरोल पर रिहाई मिल गई। उसे टेक्सास के कैनेडी शहर के एक हेल्थ केयर सेंटर भेज दिया गया। हेल्थ केयर सेंटर मुंतकिल होने के चंद रोज के बाद ही स्टीवन की हालत बेहतर हुई तो उसने अपनी चाल चल दी। स्टीवन ने जेल के अस्पताल और इंतजामिया को एड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एडम रूस बनकर फोन किया कि उसे मुख्तलिफ इकसाम के टेस्ट करने के लिए एक ऐसा मरीज चाहिए जो एड्स की आखिरी स्टेज पर हो। चुनांचे जेल इंतजामिया और अस्पताल ने स्टीवन को उस एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर के हवाले करने की इजाजत दे दी जो कि दरअसल खुद स्टीवन ही था। उसके चंद रोज बाद स्टीवन ने अपना डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर एडम रूस के नाम और दस्तखत से लिखकर उसकी कॉपीज हेल्थ केयर सेंटर, अस्पताल की जेल और कैदियों से मुतल्लिक लीगल डिपार्टमेंट को भेज दी, जिसके मुताबिक स्टीवन जे रसल एड्स की वजह से इंतकाल कर गया है। और यूं स्टीवन जे रसल चौथी मरतबा जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। अब स्टीवन कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों में मर चुका था, चुनांचे वो एक जाली मौत के सबब मर कर भी जिंदा था और उसका पीछा करने वाला अब कोई भी ना था। और अब उसे ये फिक्र नहीं थी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका पीछा करेंगे। स्टीवन ने चंद हफ्तों में अपनी सेहत बहाल कर ली। वो छोटे मोटे काम करके पैसे भी कमाने लग गया, मगर आदत से मजबूर होकर उसे फिर फ्रॉड का एक आइडिया आ गया ताकि जल्द अज जल्द ज्यादा पैसा कमा सके। इस सिलसिले में स्टीवन ने एक मारूफ वकील का जाली आईडी कार्ड प्रिंट करने का सोचा। वो एक मकामी प्रिंटिंग प्रेस गया और वहां उस मारूफ वकील के आईडी कार्ड जैसा कार्ड प्रिंट करने का ऑर्डर दे दिया। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी होशियार आदमी था। उसे स्टीवन पर शक गुजरा। अगरचे उसने स्टीवन को वकील के जैसा आईडी कार्ड छाप कर दे दिया, मगर उसने साथ ही ह्यूस्टन की पुलिस को इतला भी कर दी कि एक शख्स उससे जाली आईडी कार्ड प्रिंट करवाने आया था। पुलिस इंतजामिया एक्टिव हो गई और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाले से उस शख्स का हुलिया दरियाफ्त किया, जो उनको फौरी तौर पर स्टीवन जे रसल का ही मालूम हुआ। मगर वो हैरान थे कि स्टीवन जे रसल तो एड्स के मर्ज की वजह से मर चुका है, तो ये कौन है। चुनांचे पुलिस इंतजामिया ने एजेंट टेरी कोब्स को दोबारा इस बारे इतला कर दी और टेरी कोब्स को समझ आ गया कि स्टीवन जे रसल एड्स की वजह से मरा नहीं था, बल्कि उसने एक मरतबा फिर कानून को चकमा दिया है। टेरी कोब्स अपनी टीम के साथ दोबारा स्टीवन जे रसल की खोज में मसरूफ हो गया। दूसरी जानिब स्टीवन जे रसल ने पैसा कमाने के लिए फ्रॉड के जरिए बड़ा हाथ मारने का मंसूबा बना लिया। स्टीवन ने खुद को एक करोड़पति बिजनेसमैन जाहिर करके डैलस के एक बैंक जाकर उस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट से $75,000 का कर्ज मांग लिया। बातों बातों में बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को स्टीवन पर कुछ शक गुजरा। उसने स्टीवन को कुछ देर इंतजार करने का कहकर दूसरे कमरे में जाकर FBI को फोन कर दिया। बैंक के कमरे में इंतजार करते हुए स्टीवन की छठी इसने इतला दे दी कि बड़ी दाल में कुछ काला है। चुनांचे उसने उसी बैंक के कमरे में बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग कर डाली। दिल के दौरे को देखते हुए बैंक स्टाफ ने एम्बुलेंस मंगवाकर स्टीवन को करीबी अस्पताल मुंतकिल करवा दिया, लेकिन शक की वजह से स्टीवन के अस्पताल वाले कमरे के बाहर एक गार्ड भी तैनात रखा गया। FBI की टीम अस्पताल आकर स्टीवन को मिलना चाह रही थी,
इस दौरान स्टीवन ने फिर से चालाकी दिखाई और अस्पताल के बेड से ही उसी अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को FBI का एहलकार बनकर फोन कर दिया कि हमने जांच कर ली है, स्टीवन पर हमें कोई शक नहीं, चुनाचे उसे अस्पताल से जाने दिया जाए। लिहाजा स्टीवन को अस्पताल से जाने दिया गया और वो वहां से फरार हो गया। इसके कुछ ही लम्हों के बाद जब FBI की टीम अस्पताल पहुंची तो उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि उनका नाम लेकर किसी ने अस्पताल इंतजामिया को कॉल करके स्टीवन नामी मरीज को यहाँ से जाने का कह दिया था। अब FBI का शक यकीन में बदल गया कि ये वही बहरूपिया फ्रॉड का माहिर स्टीफन जे रसल है जो कानून की दस्तावेजात में एड्स की वजह से मर चुका था। चुनाचे स्टीवन जे रसल की तलाश शुरू कर दी गई। ग्रैंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ। मुख्तलिफ जुए खाने, होटल्स और शॉपिंग एरियाज के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से इंटरव्यूज किए गए। ऐसे में एक इंश्योरेंस कंपनी को मशकूक फैक्स मौसूल होना शुरू हो गई, जिस पर उन्होंने टेरी कोप्स से राब्ता किया। टेरी कोप्स को ये मशकूक फैक्स भेजने वाले की खोज करने पर मालूम हुआ कि वो स्टीवन जे रसल ही है। फैक्स नंबर की मदद से स्टीवन की फ्लोरिडा की एक लोकेशन का पता लगा लिया गया। उस लोकेशन पर मुख्तलिफ मुखबरों को तैनात किया गया। ऐसे में टेरी कोप्स को शक था कि स्टीवन मजीद फैक्स करने मुतल्लिका फैक्स नंबर वाली मशीन को इस्तेमाल करेगा। उस दौरान फ्लोरिडा के एक इलाके में तैनात मुखबरों को अचानक स्टीवन जे रसल सड़क पर आता दिखाई दिया। चुनाचे स्टीवन जे रसल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्टीवन जे रसल पर इंतहाई कड़ी निगरानी का फैसला कर लिया और स्टीवन को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी और लम्हा ब लम्हा चेकिंग वाली जेल मुंतकिल कर दिया गया। 2010 तक स्टीवन जे रसल LNB पोलेंस्की यूनिट में 23 घंटे के लॉकअप में रहता था, जिसके दौरान उसके पास नहाने और वर्जिश करने के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा कैद में नरमी पर मबनी होता था। स्टीवन जे रसल को 144 बरस की कैद सुना दी गई। लेकिन नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए हम बताते चलें कि स्टीवन जे रसल नाज़रीन आपके लिए एक अपडेट ये है कि स्टीवन जे रसल 15 दिसंबर सन 2020 को पैरोल पर रिहाई के लिए अहल हो चुका है। फरवरी 2023 को स्टीफन जे रसल के हक में पैरोल पर रिहाई का फैसला आने के बायस स्टीफन जे रसल 11 जुलाई सन 2024 को जेल से रिहाई भी पा चुका है। अब स्टीफन जे रसल किधर है, वो किन आइडियाज पे काम कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।